अब हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान के द्वारा जो आपको मौलिक अधिकार दिए गए उनकी क्या विशेषताएं हैं। क्योंकि जब तक हम विशेषताओं की बात नहीं करेंगे तब तक हम मौलिक अधिकारों की अवधारणा को नहीं समझ पाएंगे। तो इसकी सबसे पहली विशेषता यह है कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो नागरिक और व्यक्ति दोनों के लिए दिए गए। जो भारत के नागरिक हैं उन्हें भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं और कुछ अधिकार ऐसे हैं जो व्यक्तियों के लिए दिए गए हैं। जब अपन सिर्फ नागरिक की बात करते हैं तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। अनुच्छेद 15 में सामाजिक समानता है, 16 में अवसर की समानता है, 19 में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, 6 नियम है, प्रावधान है, और 29 और 30 में अल्पसंख्यकों के लिए कुछ अधिकार दिए गए। ये जो अधिकार हैं वो विशुद्ध रूप से सिर्फ नागरिकों के लिए हैं, व्यक्तियों के लिए नहीं है। और कुछ अधिकार ऐसे हैं जो व्यक्ति और नागरिक दोनों के लिए है। दोनों के लिए है। जैसे अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। ये नागरिक और व्यक्ति दोनों को प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता है और 20, 21 से आपने इसको ध्यान दिया होगा। 21 और 21 से 21A में जो है आपको पता होगा कि शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके बाद 20 में आपको वो जीवन सुरक्षा, शरीर रक्षण का अधिकार वगैरह दिया गया है। इसके बाद 22-23 में आपको पता होगा कि शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, बेगारी प्रथा पर रोक और बाल श्रम पर रोक। इसके बाद आगे चलते हैं तो ये सब धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। तो भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए और व्यक्ति और नागरिक दोनों के लिए अधिकार दिए गए। दूसरी विशेषता है कि ये बाध्य योग्य है। वाद योग्य का मतलब होता है कि यदि आपके अधिकारों का उल्लंघन होता है, चाहे वो कोई भी करे, तो आप उसके खिलाफ न्यायपालिका की शरण ले सकते हैं। और मौलिक अधिकार एकमात्र ऐसा चैप्टर है कि आपको ये अधिकार देता है कि यदि आपको अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट सामान्यतया उच्च न्यायालय के खिलाफ अपील की सुनवाई करती है और वो मामले लेती है जो केंद्र और राज्यों से संबंधित होते हैं, संघीय प्रकृति के होते हैं। लेकिन मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर आपको यह अधिकार दिया गया कि आप चाहें तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ जो मौलिक अधिकार हैं वो बाध्य योग्य हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि सुरक्षा की गारंटी उच्चतम न्यायालय और संविधान देता है। भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य की नीति निर्देशक तत्व, जिनका संबंध नागरिकों से नहीं है, राज्य से है, राज्य सरकारों से है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। उसमें जो
तत्वों का उल्लेख किया गया है। यदि उसका सरकार उल्लंघन करती है तो उसके खिलाफ आप न्यायपालिका का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। इसका मतलब क्या होगा कि राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व है वो वाद योग्य नहीं है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के लिए क्या माना गया है, वाद योग्य माना गया है। ठीक। तीसरा, ये न्यायोचित है। न्यायोचित क्यों है? क्योंकि इन्हीं अधिकारों का उपयोग करके हम अपना विकास कर पाते हैं। विचार कीजिए कि यदि हमारे पास कोई अधिकार नहीं होते या अधिकार आपको ना दिए जाए तो क्या आप अपना विकास कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्योंकि संविधान ने आपको दिए हैं, राज्य आपको प्रदान करती है, उल्लंघन पर आपको न्याय भी देती है। तो इस प्रकार से ये जो आपके अधिकार हैं इन्हें न्यायोचित भी कहा जाता है। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इनकी जो प्रकृति होती है वो नकारात्मक होती है। बड़ा अटपटा सा प्रश्न है ये कि मौलिक अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक कैसे हो सकती है, जबकि मौलिक अधिकार तो सकारात्मक होते हैं, नागरिक और व्यक्तियों को दिए जाते ताकि अपना विकास कर सकें। उद्देश्य सकारात्मक हो सकता है लेकिन इसका जो नेचर है वो नकारात्मक है। नकारात्मक क्यों है? इसलिए क्योंकि जो आपको अधिकार दिए गए वो राज्य के विरुद्ध दिए गए। आप राज्य की नीतियों के खिलाफ, राज्य के कार्यों के खिलाफ, राज्य के निर्णयों के खिलाफ आप आंदोलन कर सकते हैं, संघ बना सकते हैं, दल बना सकते हैं, विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। आप माना जाता है कि जो मौलिक अधिकार है वो राज्य के विरुद्ध है, आपको अधिकार देते हैं, इसलिए इनकी प्रकृति कहलाती है नेगेटिव, नकारात्मक। राजतंत्री जो राज हुआ करते थे, राजतंत्री जो राजा या जो राजशाही हुआ करती थी, राजा के आदेश को मानना ही वहां की प्रजा का अधिकार था। आप उसे आप कर्तव्य कह दो या अधिकार कह दो, उसके कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं होते थे। राजशाही में राजा ने जो कह दिया, जो आदेश दे दिया, वही मानना आपका अधिकार और वही मानना आपका कर्तव्य है। लेकिन लोकतंत्री देशों में जब इस प्रकार के संविधानों की रचना की जाती है, संविधान जब मौलिक अधिकार देती है तो आपको ये अधिकार देती थी कि आप युक्ति युक्त जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है किसी भी रूप में, तो आप राज्य की नीतियों का, राज्य के निर्णयों का विरोध करने का अधिकार रखते हैं। आप अपनी बात रखने का अधिकार रखते हैं सरकार के सामने। विचार अभिव्यक्ति की आपको स्वतंत्रता दी गई, संघ दल बनाने की स्वतंत्रता दी गई, आपको सारे के सारे अधिकार दिए गए। सूचना का अधिकार आपको दिया गया कि आप सरकार से पूछ सकते हैं कि आपने इसके लिए क्या काम किया। सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम है। तो ये आपका चौथा अधिकार है। इसके बाद चूंकि मैंने आपको पहले बताया कि वाद योग्य है, मतलब उच्चतम न्यायालय और संविधान आपको सुरक्षा की गारंटी देता है, इसको बार बार समझाने की जरूरत नहीं। इसके बाद राष्ट्रीय आपातकाल में 5वां नंबर, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थितियों में निलंबन। जब हमारे देश में आपातकाल को लागू किया जाता है, आपको पता होगा कि राष्ट्रपति के पास कुछ आपातकालीन प्रावधान है, पावर्स हैं उसके पास। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। 352 है वो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, 356 वो राष्ट्रपति शासन लगा सकता है और 360 आपका आर्थिक आपातकाल की घोषणा कर सकता है।
जब हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है, उस समय अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है। मतलब आपसे अधिकारों को वो छीन लेती है। दूसरी बात, 20 और 21 जो प्रभावित होता है वो सिर्फ उस समय होता है जब युद्ध या आक्रमण की स्थितियों में आपातकाल लगाया गया हो। लेकिन यदि सशस्त्र विद्रोह की दृष्टि के आधार पर यदि कोई आपातकाल की घोषणा की गई है, तो अनुच्छेद 19 जो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, दल बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार जिसमें है, वो निलंबित कर दिया जाता है। दोनों में अंतर, जब युद्ध और आक्रमण की परिस्थितियां हो उस समय भी आपातकाल लगे तो 20 और 21 अप्रभावी रहता है, बाकी चीजों को निलंबित कर दिया जाएगा। और जब सशस्त्र विद्रोह हो तो उस समय अनुच्छेद 19 को निलंबित किया जाता है। उस समय आपके लिए किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं होती। चलिए, तो ये आपका 5वें नंबर की विशेषता। और अगले अंतिम है, संपत्ति के अधिकार को निरस्त कर दिया गया। अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19(1)(4 इसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उन्नीस सौ 78 के द्वारा इस अधिकार को मौलिक अधिकारों से निकाल के इसे 300 का अनुच्छेद 300 का में शामिल करके इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसे 9वीं अनुसूची में डाल दिया। 9वीं अनुसूची में। ठीक, तो ये आपकी मौलिक अधिकारों की विशेषताएं थी। सुविधा की दृष्टि से पहले हमने मौलिक अधिकारों की अवधारणाओं को पढ़ा पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में हमने पढ़ा कि भारतीय मौलिक अधिकारों की क्या विशेषता है। बहुत बहुत धन्यवाद।